धांधली मामले से, जिसमें आज सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस भेजा है और अगले 2 हफ्तों के अंदर जवाब भी मांगा है। अब मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। इधर नीट परीक्षा के छात्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। नीट एग्जाम में हुई गड़बड़ी को लेकर के छात्र एजुकेशन मिनिस्ट्री के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान से मिलने के लिए अंदर भी गए हैं। बात करने के लिए वहां से कुछ लोग मौजूद हैं। आप बताइए सबसे पहले क्या। सर, मैं डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया हूं। आज हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं माननीय मंत्री साहब को, और हमारे रिप्रेजेंटेशन में सीधे सीधा लिखा हुआ है कि जो 1500 बच्चों के ग्रेस के मामले को आई वॉश में मानता हूं, ये मैटर पूरे 24 लाख लोगों का है। आपको समझना पड़ेगा, भारत में 1,10,000 सीटें होती हैं और पूरी लड़ाई गवर्नमेंट सीट की होती है। अब जो बच्चा पिछली बार 600 नंबर लाके 10,000 रैंक पे था, इस बार वो 650 लाके 60,000 रैंक पे है। मतलब एक ईमानदार बच्चा जो 16-16 घंटे पढ़ रहा है, किसान का बच्चा, वो अपनी चीजों से पीछे जाता है और बैकडोर से एंट्री होती है। तो माननीय मंत्री साहब से मिलके उन्हें 3 बात का ज्ञापन देना है। पहला ये है कि पूरे 24 लाख लोगों के लिए रीनीट एग्जाम हो। दूसरा, अगर आप कहते हैं एनटीए क्लीन है तो सीबीआई की इंक्वायरी हो। और तीसरा, इस पेपर में ट्रांसपेरेंसी आए, जिससे भारत के लोगों के मन से परीक्षा को लेकर दर्द निकले, क्योंकि एक मैटर बनता जा रहा है कि भैया पेपरों में तो धांधली होती है। हम लोग आज 6-7 दिन से दिल्ली में हो, 6 तारीख से दर दर भटक रहे हैं। हम चाहते थे कि हम अपना कोई प्रदर्शन धरना कर सके, बैठ के शांतिपूर्ण सत्याग्रह, जिसके माध्यम से हमारी आवाज पहुंचे। क्योंकि लोग ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाइए, हमारी उतनी क्षमता नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे बड़ा भरोसा था, उसने भी उसको काउंसिलिंग को नहीं रोका है। तो जो लोग क्राइम करेंगे, यानी कि हम आपकी जेब पॉकेट मारेंगे, तो पॉकेट तो रुपए के लिए मारेंगे ना, कि पर्स खाली चुराने के लिए मारेंगे। तो जो चोरी की गई वो एमबीबीएस की सीटें एम्स की चुराने के लिए की गई। एम्स में वो डॉक्टर पहुंचेंगे, मुन्ना भाई एमबीबीएस, जिनके बाप ने 4-4, 10-10 करोड़ रुपए दिए। तो सरकार को रुपए कमाना ही है तो सीधा लिख दे कि एम्स की सीट 10 करोड़ में बिकेगी। मैं कहता हूँ कल ही 10 करोड़ में आपकी सीटें बिक जाएंगी सारी। हमारी लड़ाई खुद जाने की नहीं है, हमारी लड़ाई मुन्ना भाई जा रहे हैं इसकी है। तो मुन्ना भाई बचाए जाएं, मुन्ना भाई को डॉक्टर न बनाया जाए। बड़ी रिक्वेस्ट है कि मुन्ना भाई बन जाएंगे तो भविष्य का स्वास्थ्य भी खतरे में लोगों का हो जाएगा। जो आपने थाली भिजवाई हमसे, हमने आपके लिए मोमबत्ती जलाई, मोबाइल जलाया कि आपके द्वारा साइन न्याय मिलता है और स्वास्थ्य सेवाएं बहाल होती है। लेकिन आपकी सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं इतनी चरमरा जाएंगी कि भविष्य में लोग कैसे जीवन बचा पाएंगे। हम गरीब लोग अपने बच्चों का, अपने लोगों का इलाज कैसे करा पाएंगे सही डॉक्टरों से, इसका कोई पता नहीं हम लोगों को है। हमारी पीड़ा सरकार नहीं सुन रही, हमारी पीड़ा सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुन रही। बड़ा दर्द है हमें। अब बात करते हैं दिल्ली के संकट की। राजधानी दिल्ली में जल संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भीषण गर्मी के साथ पानी की कमी से लोग परेशान हैं। लोगों को पीने का साफ पानी तक नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली के लोग पानी के लिए टैंकर पर निर्भर है। इधर टैंकर माफिया पर नकेल कसने के लिए मुनक नहर के पास लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। तो अब आपको पानी के संकट से जूझ रही दिल्ली की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से टैंकर का सहारा है, जिसके जरिए दिल्ली वालों की प्यास फिलहाल बुझाई जा रही है। वहीं पानी का संकट कितना ज्यादा विकराल है वो भी आप साफ तौर पर तस्वीरों पर देख सकते हैं कि एक टैंकर के आते ही कितनी मारामारी पानी की गैलन भरने के लिए तस्वीरों में दिखाई दे रही है। वहीं एक और तस्वीर आपको दिखाई देगी जिसमें पानी की बर्बादी होती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली पुलिस ने मुनक नहर के आसपास पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। खास तौर पर जो टैंकर माफिया है उन पर नकेल कसने के लिए ये पेट्रोलिंग यहां पर की जा रही है। और एक तस्वीर आपको ये भी दिखाई देगी कि लंबी कतार लगी हुई है। जो ये लंबी कतार वाली तस्वीरें हैं दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में आपको दिखाई दे जाएंगी। तो दिल्ली के विवेकानंद कैंप का क्या हाल है बता रहे हैं संवाददाता मानव। दिल्ली के विवेकानंद कैंप की तस्वीरें हैं और ये कैंप उस जगह पर है जहां पर आसपास कई देशों की एम्बेसीज हैं, कई देशों के बड़े बड़े दफ्तर हैं। और इसी जगह पर हम देखते हैं कि कई सालों से पानी की एक जटिल समस्या है जिसका समाधान नहीं हो पाया है और लोग सालों से पानी के इंतजार में यहाँ पर इसी तरीके से दिन भर खड़े रहते हैं।
और पानी के लिए सुबह से ही घरों से अपने बाल्टी अपने बर्तन लेकर बाकायदा देखिए बर्तनों के ऊपर नाम भी लिखे हुए हैं और ये रोज़ की समस्या है। और इस रोज़ की समस्या में सबसे ज़्यादा जूझती हैं महिलाएं, क्योंकि महिलाओं को ही एक तरीके से पूरा घर संभालना होता है, घर गृहस्थी संभालनी होती है। और ऐसे में ये तस्वीर नई नहीं है, ये हर रोज़ की तस्वीर है और हर साल भर इसी तरीके से पानी की समस्या को लेकर लोग एक तरीके से इससे दो चार होते आ रहे हैं। और ये समस्या चाहे विवेकानंद कैंप हो या संजय कैंप हो, सालों से लोग ये बताते हैं कि 30-40 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं और पानी की पाइपलाइन डालने का वादा कई बार पहले हो चुका है, लेकिन पाइपलाइन डली तो कभी पानी नहीं आया। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पाइपलाइन डल गई है, थोड़ा थोड़ा पानी आना शुरू हो गया है। लेकिन महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि घर संभालना है, घर के 4 काम और देखने हैं, लेकिन उनको सबसे पहले पानी के लिए यहाँ पर बाहर आना पड़ता है। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के इंदरपुरी और वहां पर आपको बताते हैं कि लोगों की शिकायत ये है कि जो पानी वैसे तो नसीब नहीं हो रहा है, बहुत मारा मारी है, लेकिन जो टैंकर वहां पर आ रहे हैं, जो पीने का पानी उन्हें मिल रहा है वो दूषित पानी है। देखिए हमारे संवाददाता आकाश की ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये क्या है, पानी 5 से 7 बजे तक आता है हमें बताया गया, और ये गंदा आता है। गंदा आता है एकदम, नाली का सीवर का पानी आता है। बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल सीवर का पानी आता है गंदा, चला चला के मोटर परेशान हो जाते, साफ पानी नहीं आता बिल्कुल भी। ये अभी आपने भरा है? हाँ जी। तो और ये रोज की कंडीशन आप कह रहे हैं? ये रोज की है। इस पानी का तो कुछ कर नहीं सकते, फिर क्या करते हैं? फेंक देते हैं? फेंक देते हैं, सीवर में जाता है सारा पानी। और ये कितने महीनों से हो रहा है मैम? काफी दिनों से हो रहा है। काफी दिनों से हो रहा है। अभी फिलहाल ज्यादा समस्या बढ़ गई है पिछले कुछ दिनों से? नहीं, हकीकत की यही समझता है सारे साल से। हाँ तो आपने देखा हमारी अलग अलग रिपोर्ट में किस तरह से बूंद बूंद को तरस रहे हैं दिल्ली वाले। और वहीं पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सियासी वार पलटवार का सिलसिला जारी है। केजरीवाल सरकार लगातार हरियाणा और यूपी की सरकार पर आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी केजरीवाल को घेर रही है। टैंकर माफिया पे नकेल कसनी जरूरी है। अगर हरियाणा में पानी भरा जा रहा है तो हरियाणा पुलिस को उनको रोकना होगा। अगर दिल्ली में मुनक कनाल पे पानी उनसे वो भर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस को उनको रोकना होगा। हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों भारतीय जनता पार्टी के अंडर आते हैं। अगर वो इन टैंकरों से पानी भरना रोकना चाहते हैं तो वो आज रोक सकते हैं, लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं। अब तो ये स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी सरकार का कोई ना कोई गहरा कनेक्शन है वाटर टैंकर माफिया के साथ। जैसे शराब घोटाले में हमने देखा कि एक बोतल पर आम आदमी पार्टी का कमीशन फिक्स था। ऐसा लगता है कि वाटर टैंकर माफिया के साथ भी कोई कमीशनबाजी फिक्स है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी सरकार निर्लजता से उन पर कार्रवाई करने के बदले उनका संरक्षण कर रही है, दोषारोपण कर रही है। तो दिल्ली जल संकट का क्या है समाधान और प्यासी दिल्ली पर कौन लगा रहा है सियासी दाव? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। चलिए अब बात करेंगे बाजार की। आज कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में जोरदार तेजी रही। सेंसेक्स और निफ्टी की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई। निफ्टी ने लगातार तीसरे दिन नया शिखर बनाया। सेंसेक्स 182 अंक और वहीं निफ्टी 67 अंक चढ़कर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी मेटल फार्मा शेयरों में रही, वहीं आईटी शेयरों में भी दबाव देखने को मिला। एनएसई के एमडी एंड सीईओ आशीष चौहान ने भरोसा जताया है कि बाजार में घरेलू निवेशकों का इनफ्लो आगे भी जारी रहेगा। अच्छे रिटर्न की वजह से रिटेल निवेशकों का इक्विटी में निवेश लगातार बढ़ रहा है। करीब 10 करोड़ लोग आज मार्केट में निवेश कर रहे हैं। आज करीब 10 करोड़ डायरेक्ट निवेशक स्टॉक मार्केट के जरिए अपना जो सेविंग्स है स्टॉक मार्केट में वो जमा करवाते हैं। ऊपर से जो ईपीएफओ है, एनपीएस है, उसके माध्यम से भी स्टॉक मार्केट में रिटेल निवेशकों का पैसा आता है। म्यूचुअल फंड के द्वारा भी निवेशकों का पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर आता है। 10 करोड़ निवेशक डायरेक्टली है, जिसका यूनिक पैन नंबर है, वो 7.5 करोड़ से अधिक घर है, जिसको हाउस होल्ड्स कहते हैं इकोनॉमिक्स में, और 20% से अधिक भारत के घर आज स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट निवेश करते हैं। इसका मतलब है कि एक तरह से देश समृद्ध बन रहा है, और जैसे जैसे समृद्ध बनेगा वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा लोग भारत में निवेश करना चाहेंगे, भारत की कंपनियों में।
तो आशीष चौहान के इस भरोसे की वजह क्या है, कैसे रिटेल निवेशकों का दबदबा बाजार में बढ़ता जा रहा है, इसकी पूरी कहानी बता रहे हैं सुमित मेहरोत्रा। तो रिटेल निवेशक अब बाजार के नए किंग बनते हुए दिखाई पड़े हैं और पिछले कुछ आंकड़े ये समझा रहे हैं कि रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन भारतीय बाजारों में बढ़ता जा रहा है और बहुत हद तक बाजार की गिरावट को भी उन्होंने संभाल कर रखा हुआ है और ये लगातार हिस्सेदारी भी बाजारों के अंदर बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। घरेलू म्यूचुअल फंड से ज्यादा अब रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी भारतीय बाजारों के अंदर होते हुए दिखाई पड़ रही है। कुछ आंकड़े आपके सामने आएंगे। रिटेल निवेशकों की भारतीय बाजारों में अब करीब 9.5% के आसपास की हिस्सेदारी है, जबकि घरेलू म्यूचुअल फंड जो है उनकी हिस्सेदारी करीब 8.9% के आसपास है। तो उनसे करीब 60 बेसिस पॉइंट ज्यादा घरेलू निवेशकों की हिस्सेदारी है, जो कि 11 साल में एफआईएस की हिस्सेदारी है वो सबसे कम होते हुए दिखाई पड़ी है। पहली बार 11 साल में 18% के नीचे एफआईएस की हिस्सेदारी पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। कुछ और आंकड़े भी आपके सामने आते हुए दिखाई पड़ेंगे। बाजार में फिलहाल प्रमोटर्स की करीब 32.7% के आसपास की हिस्सेदारी है। एफपीआई जो कि 17.9% के आसपास की हिस्सेदारी रखते हैं। सरकार करीब 11.2% के आसपास की हिस्सेदारी रखते हैं। घरेलू निवेशकों की अब हिस्सेदारी पहुंच चुकी है 9.5%। घरेलू म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी पहुंच गई है करीब 8.9%। विदेशी प्रमोटरों से ज्यादा हिस्सेदारी घरेलू निवेशकों की है करीब 8% के आसपास। इसके अलावा बैंक, एफआईएस, इंश्योरेंस करीब 5.6% के आसपास की हिस्सेदारी रखते हैं और अन्य करीब 6.1% के आसपास की हिस्सेदारी रखते हैं। ये सेग्रीगेशन है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि अगर आप पिछले 4 साल में एसआईपी का फ्लो देखें, करीब 1,24,000 करोड़ रुपए के आसपास की एसआईपी थी। FY22 में 1,60,000 करोड़ पहुंची, FY23 में 2 लाख करोड़ के आसपास, FY24 में, और अब तक FY25 के सिर्फ 2 महीनों के अंदर ही करीब 41 से 42,000 करोड़ रुपए के आसपास की एसआईपी फ्लो ऑलरेडी पहुंच चुका है। डीमैट का नंबर करीब 9 करोड़ के आसपास, जहां मार्च 2022 में डीमैट का नंबर था वो 11.5 करोड़ पहुंचा मार्च 23 तक, और मार्च 24 तक आते थे 15 करोड़ का एक बड़ा माइलस्टोन अचीव हुआ। तो एक ऑलमोस्ट दुगना नंबर होता हुआ दिखाई पड़ा है। तो इस तरह का एक बड़ा फ्लो जो कि रिटेल निवेशकों की तरफ से आ रहा है और जिसकी वजह से अब बाजार के नए किंग के तौर पर वो देखे जा रहे हैं। बाजार में इस वक्त रिटेल का बोलबाला है, वो ही बाजार का किंग है। इस बात को जाने माने दिग्गज निवेशक मनीष चौखानी भी मानते हैं। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि विदेशी निवेशक बड़ा पैसा लगाने को तैयार है, लेकिन बाजार गिर ही नहीं रहा। अब तक हम ये मानते थे कि रिटेल हमेशा टॉप पे लेगा और उसके बाद बेचारा फंस जाएगा। हाँ जी। इस बार एग्जैक्टली उसका उल्टा हुआ है। हाँ जी। इस बार हर बार एफआईआईएस ने टॉप पे लिया है और रिटेल ने एक्चुअली, इवन अगर आप ट्यूसडे का डेटा देखेंगे, रिटेल ने 21,000 करोड़ की बाइंग की है। नहीं, एक तो एज अ इंडियन आई एम ऑलवेज हैप्पी कि अपने देश में पैसा बने। हाँ। और जो आप टॉप की बात कर रहे हैं, ये जब तक राइजिंग टॉप राइजिंग बॉटम फॉर्मेशन है मार्केट में, तब तक हम कह सकते हैं कि हमने कमाया। बट ये इवेंचुअली क्या होता है, जब मार्केट का क्लाइमैक्स होता है, बड़ा पैसा वहाँ जाके लगता है और वहाँ जाके फंसता है। तो अगर लोग अपने मन में ये अंकुश ना रखें वैल्यूएशन का और ये ध्यान नहीं रखें, ये लास्ट में जो जाके फंसेंगे इसमें, उसमें काफ़ी पैसे का नुकसान होगा। क्योंकि अब तक तो सबको मज़ा आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एंड नोबडी इन लास्ट 4 years हैज़ सीन अ सीरियस करेक्शन एंड अ डाउनफॉल। और जब ये घटते हैं, ये भाव 3 साल के भाव वापस चले जाते हैं। So while of course I remain bullish, but I would like to say थोड़ा cautious मूड रहना चाहिए, क्योंकि अब जो आप बेच के नया चीज़ ले रहे हैं, आपकी एंट्री प्राइस ऊंची होते जा रही है। वो मैं समझ गया, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही आपने। तो क्या आपको एक रिस्क लग रहा है इंडिया में बबल का, क्योंकि इंडेक्स लेवल पर तो वैल्यूएशन इंडेक्स के करीब है। इंडेक्स अपने जब आई थिंक जनवरी में भी बात किया था, मैंने कहा था इंडेक्स में कोई खास मूवमेंट, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में, मिड कैप स्मॉल कैप में है। और वो बबल जब तक लार्ज कैप में नहीं होता है, तब तक नहीं लगता है कि मार्केट का क्लाइमैक्स होगा। और वो लार्ज कैप में जो कि अपने मेन स्टॉक्स हैं, रिलायंस है या बैंकिंग के स्टॉक हैं, आईटी के स्टॉक्स हैं, जब तक वहाँ जाके ब्लास्ट नहीं होता है या वो लोग जाके 10-12 बिलियन बाहर से ना उठा के अंदर ले आए, तब तक ये क्लाइमैक्स टॉप विजिबल नहीं होगा। बट ये आई थिंक इट इज़ इनएविटेबल कि होगा, क्योंकि अब तक फॉरेन मनी आई नहीं है। एंड फॉरेनर्स, बिलीव मी, यहाँ पे इतना भयंकर पैसा आने के मूड में है, बट ऑल आर वेटिंग फॉर एंट्री प्राइस। कि जैसे सपोज इलेक्शन रिजल्ट थोड़ा एडवर्स हो जाता, आई थिंक इन अ मैटर ऑफ वीक्स पीपल वुड हैव एडजस्टेड टू जो भी नई रियलिटी होती, और उसमें वो वापस आ जाते। बिल्कुल। आजकल वो टाइमिंग क्यों नहीं मिलता है? एक तो रिटेल का जोर, दूसरा आजकल मोस्ट बाइंग टेक्स प्लेस एल्गोरिथमिकली बाय कंप्यूटर्स। तो जो हम लोग साइजिंग करते थे कि पहले थोड़ा लेते हैं और फिर उसको साइजिंग कर करके पोजीशन बढ़ाते हैं, वो कंप्यूटर्स आजकल
literally within minutes they finish it. So the speed of response on the way up and on the way down, I don't think will be available this time. बिल्कुल। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ राजनीतिक खबरों की तरफ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने चुनाव नतीजों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा है। इंद्रेश कुमार ने बीजेपी को अहंकारी और इंडिया गठबंधन को राम विरोधी बताया है। उन्होंने कहा, चुनाव नतीजे सबके लिए सबक है। इंद्रेश ने इसे प्रभु का न्याय बताया और साथ में ये भी कहा कि जिनको अहंकार था उनको भगवान राम ने 241 पर रोका और राम विरोधी 234 पर रुक गए। जिन्होंने राम की धरती की और धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण हुआ। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे। तो इंद्रेश कुमार का यह बयान राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि इंद्रेश और आरएसएस ने बीजेपी की मदद नहीं की। मुसलमान ने भाजपा को वोट दिया ही नहीं और वो चाहते थे कि पहले ही प्रयास बहुत दिनों से करते रहे कि हिंदू मुसलमान की एकता हो जाए और मुसलमान यह जो भाजपा है, भाजपा को वोट दें जिससे कि इनकी विजय हो ऐसा प्रयास करते रहे। लेकिन इसमें स्वयं इंद्रेश जी असफल हो गए। इसलिए वो आरोप, अपने असफल होने का आरोप भाजपा पर लगाते हैं। 241 यदि सांसद उनके हो गए हैं तो ये कम नहीं है, बहुत है। तो इंद्रेश कुमार के इस बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि इंद्रेश कुमार जिन्हें अहंकारी बता रहे हैं वो इटली में घूम रहे हैं। भाजपा में अहंकार आ गया था। चुनाव के पहले नहीं दिख रहा था इंद्रेश जी आपको कि भाजपा की चाल में, ढाल में, सूरत में, शकल में उनके दोनों नेताओं के अहंकार भर गया। जब आज उनकी सरकार नहीं बनी, चुनाव समाप्त हो गया, तब आप सर्टिफिकेट जारी कर रहे हो। अब आपके सर्टिफिकेट की कीमत क्या रहेगी? और जिनको आप अहंकारी बता रहे हो वो तो इटली घूम रहे हैं। कौन सुनेगा आपकी? आप मेहरबानी करके अपना सर्टिफिकेट भाजपा को दीजिए, कांग्रेस को मत दीजिए। हम लोग भगवान राम के पुजारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट के लिए इटली पहुंच गए हैं। अपुलिया के ब्रिंडिसी हवाई अड्डे पर इटली में भारत के राजदूत वाणी राव और अन्य अधिकारियों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इटली में पीएम मोदी ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मुलाकात की है। इसके बाद पीएम मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई वर्ल्ड लीडर्स के साथ मुलाकात करेंगे। तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला विदेशी दौरा है। चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब कुछ और खबरें आपको बताते हैं। राजधानी दिल्ली में कैब एग्रीगेटर और डिलीवरी कंपनियों को अपनी फ्लीट चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक करनी होगी। इस पॉलिसी के लिए खुद को रजिस्टर कराने की आखिरी तारीख 15 जून है। लेकिन दिल्ली आखिर कितनी तैयार है इस पॉलिसी के लिए, बता रहे हैं संवाददाता रोहन सिंह।
दिल्ली में कैब एग्रीगेटर्स हो या ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियां, इन सबको आने वाले दिनों में कुछ कड़े नियमों का पालन करना पड़ेगा। दरअसल दिल्ली सरकार ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए पॉलिसी लेकर आई है और ये 15 जून से ये लागू होने वाला है। इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है और उनमें कई सारे कंप्लायंसेस हैं, सेफ्टी से जुड़े हुए, कस्टमर सर्विस से जुड़े हुए, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है इनका इलेक्ट्रिक फ्लीट में ट्रांजिशन। पहले 6 महीने के अंदर जो नई फ्लीट है उसका 10% इलेक्ट्रिक करना पड़ेगा। पहले 1 साल के अंदर 25% और 4 साल के अंदर 100% फ्लीट जो है वो इलेक्ट्रिक में ट्रांजिशन करना पड़ेगा इस ड्राफ्ट के तहत। लेकिन जो कंपनियां हैं वो उनके लिए आसान नहीं होने जा रहा है। अभी तक कुल मिलाकर दिल्ली में 11 कंपनियों ने इसमें रजिस्टर करवाया है, जिसमें ओला, उबर, जोमैटो, स्विगी, रैपिडो, राहो जैसी कुछ कंपनियां शामिल हैं और आने वाले दिनों में कुछ और कंपनियां इसमें जो है और रजिस्टर करा सकती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी डिलीवरी पार्टनर्स या जो ड्राइवर्स हैं उन पर ही होने जा रही है। क्या ये आसान होगा, मुश्किल होगा आपके लिए? मुश्किल होगा जी। क्यों? ये अभी नया गाड़ी लिए हैं, इतना जल्दी फिर कहाँ से कन्वर्ट कर पाएंगे गाड़ी को? जी हाँ, मुश्किल होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ी महंगी है और इससे मेरी रोजी रोटी चल रही है, तो बहुत मुश्किल, पॉसिबल नहीं मिल रही है। जी, और आपको लगता है इलेक्ट्रिक गाड़ी की चार्जिंग के लिए एक पर्याप्त जगह है कि जो लोग करना चाहें वो कर पाएंगे? हाल फिलहाल अभी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी सीएनजी का पूरा मतलब इनसे पूरा नहीं हो रहा, तो ये इलेक्ट्रिक का कहाँ से पूरा करेंगे? सीएनजी की गाड़ी मेरी खुद की है, ये मैं इसी में संतुष्ट हूँ, मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी से संतुष्ट नहीं हूँ। दिल्ली में करीब 2 लाख से ज्यादा गिग वर्कर्स हैं जो कि ओला, उबर या जोमैटो, स्विगी जैसी कंपनियों के लिए काम करते हैं और इनमें से अधिकतर जो गाड़ियां चलाते हैं खासतौर पे उनके पास सीएनजी गाड़ी है और उनका ये कहना है कि अगले कुछ सालों में उनके लिए संभव नहीं होगा कि अपनी गाड़ी को हटाकर एक नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदें। हालांकि इन तमाम कंपनियों ने खुद को भले ही दिल्ली सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर करवा दिया है, लेकिन जो ड्राइवर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, वो इसके लिए तैयार नहीं दिखते हैं। उनका ये भी कहना है कि दिल्ली में अब तक इतना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है कि इतनी सारी गाड़ियों के लिए व्यवस्था की जा सके। कैमरामैन दिनेश के साथ रोहन सिंह, दिल्ली। आज से नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्म महाराज पर गुजरात हाईकोर्ट ने बैन लगा दिया है। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने इस मुद्दे पर याचिकाकर्ता शैलेश पटवारी से खास बातचीत की है, देखिए। याचिकाकर्ता शैलेश भाई पटवारी इस वक्त हमारे साथ है। सर बताइए कि किस ग्राउंड पर महाराज फिल्म को हाईकोर्ट ने बैन लगाया? मैं और हमारे साथ दूसरे 7 अर्जदार हैं, हम 7-8 ने मिलकर ये याचिका दाखिल की थी। हमने इससे पहले गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट्स है जो रोक सकते हैं उनको भी ईमेल किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए 14 तारीख आज से वो रिलीज होने वाला था नेटफ्लिक्स पे, तो 13 तारीख को हमको हाईकोर्ट में जाना पड़ा। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने लेट हुआ फिर भी हमारी याचिका को सुनी। हमने उनको सब मुद्दे दिखाए कि ये कैसे परुष्टि मार्ग और भगवान कृष्ण को गलत तरीके से दिखा रहे हैं और ये करने के हिंदू मुसलमान के डिस्टेंस भी बढ़ जाएंगे और सोशल इम्पैक्ट गलत आएगा, तो इसको कैसे भी रोकना चाहिए। और ये कोई भी धर्म के नाम पे ऐसे जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, ऐसे यश ने जो निकाली है फिल्म वो गलत है। यशराज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड ने, और आमिर खान का लड़का का ये डेब्यू फिल्म है। लेकिन ऐसा ओटीपी आने से पहले, और मैं देखता हूँ कि ओटीपी का बहुत मिसयूज़ हो रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाना चाहिए। जो कोई गलत रीते ओटीपी पे आता है तो उनकी बैन करना चाहिए। वो प्रोड्यूसर को 5 साल के लिए बैन करो, उसको क्रिमिनलिटी पे ले जाओ, और ऐसे हमारे जो ऑफिसर्स बैठे हैं उनको भी क्रिमिनल करके उनको सस्पेंड नहीं करना। उसको ये कब तक बैन में रहेगा और अगली सुनवाई कब है? ये टेम्पररी हमको हंगामी धोरण का जो स्टे है 18 जून तक दिया गया है। तब तक ये सामने वाली पार्टी को उनका स्टे उठाने के लिए जो रजूआत करनी है वो कर सकते हैं। लेकिन मेरे को ख्याल है कि उसमें वो लोग कुछ इतना खराब बताया है वो प्रूव कुछ नहीं कर सकेंगे, और ये हम स्टे परमानेंट होए उसके लिए काम करेंगे। कुवैत के मंगाफ में लगी भीषण आग में मारे गए 45 भारतीयों के शव लेकर भारतीय वायुसेना का स्पेशल एयरक्राफ्ट भारत पहुंच गया है। ये केरल के कोच्चि एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, क्योंकि मृतकों में सबसे ज्यादा 23 लोग
केरल के ही हैं। मरने वालों में यूपी, बिहार और हरियाणा के लोग भी शामिल हैं। वहीं 50 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भारतीयों की सहायता के लिए कुवैत पहुंचे। उन्होंने 5 अस्पतालों का दौरा किया जहां घायल भारतीयों का इलाज किया जा रहा है। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कोच्चि इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। क्या आप जानते हैं कि हर 2 सेकंड में एक आदमी को खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है और हम में से हर तीसरे व्यक्ति के साथ जीवन में एक बार ऐसा मौका आता ही है। आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है और कंज्यूमर अड्डा में देखिए ब्लड डोनेशन से जुड़े हर सवाल का जवाब शाम 5:57 पर।